हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति बाजपेयी। वेलकम टू आवर चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। सेकेंड यूनिट के सेकेंड यूनिट का नेम क्या है? केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। तो हम आज उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड यूनिट का नेम क्या है? केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। तो आज हम अभी इसके एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी स्लाइड पे, हमें दिया हुआ है निम्न में से किसमें अधिकतम प्रोटीन होती है? मैक्सिमम प्रोटीन इज फाउंड इन। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो हमारे पास चार ऑप्शंस है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है। हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? ऑप्शंस है वीट, ऑप्शन बी है पल्स, ऑप्शन सी है मिल्क और ऑप्शन डी है एग। तो हमें बताना है इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। प्रोटीन जो वर्ड है, प्रोटीन वर्ड एक ग्रीक वर्ड है। प्रोटीन वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, प्रोटियोस। ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस, इससे लिया गया है, इससे बना है। ये एक ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस, इससे प्रोटीन वर्ड बना है। इस प्रोटियोस का मीनिंग होता है प्राइमरी। इस प्रोटियोस का मीनिंग क्या होता है? प्राइमरी या फिर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। प्राइमरी या फिर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो जो प्रोटीन वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से बना है, जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी या फिर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटियोस का मीनिंग क्या होता है? तो प्राइमरी या फिर प्राइम इम्पोर्टेंस या फिर ऑफ फर्स्ट रैंक, इस तरह से इसका मीनिंग होता है। प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है, प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है, प्रोटीन की बेसिक यूनिट वो होती है अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है? अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है? अमाइनो एसिड्स होती है। अभी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? इन चारों में से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? ऑप्शंस हैं वीट, पल्स, मिल्क और एग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एग। एग में हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन मिलती है। एग इन सब में सबसे ज़्यादा सोर्स होता है प्रोटीन के मिलने का। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलता है, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, वो होता है कोलेजन क्यू। कौन सा होता है? कोलेजन क्यू। ह्यूमन बॉडी में जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा एबेंडेंट में या सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है कोलेजन क्यू। ये जो प्रोटीन होता है, नई स्लाइड ले लेते हैं। प्रोटीन को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था एक डच केमिस्ट ने। किसने किया था? एक डच केमिस्ट ने। इसके बारे में जो बताया था, प्रोटीन के बारे में डिस्क्राइब किया था, वो एक डच केमिस्ट ने किया था। एक डच केमिस्ट ने किया था जिनका नाम था, उन डच केमिस्ट का नाम था, एक सेकेंड, उन डच केमिस्ट का नाम था जेरार्डस जॉनेस मूल्डर। क्या नाम था? जेरार्डस जॉनेस मूल्डर। तो प्रोटीन के बारे में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो एक डच केमिस्ट ने दी थी, जिनका नाम था जेरार्डस जॉनेस मूल्डर। अगर क्वेश्चन में आता है हु फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन या फिर हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द प्रोटीन, तो हमें ऑप्शन में अगर मोल्डर मिल रहा है तो हमें मोल्डर लगाना है। अब एक और क्वेश्चन होता है, प्रोटीन नाम सबसे पहले किसने दिया था? प्रोटीन को डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब प्रोटीन को नाम सबसे पहले इसे प्रोटीन किसने कहा?
तो इसको प्रोटीन सबसे पहले कहा था एक स्वीडिश केमिस्ट ने। किसने कहा था? एक स्वीडिश केमिस्ट ने कहा था। इसको सबसे पहले प्रोटीन का नाम दिया था एक स्वीडिश केमिस्ट ने, जिनका नाम था जॉन्स जैकब बर्जीलियस। क्या नाम था? जॉन्स जैकब और बर्जीलियस। इन्होंने सबसे पहले इसे प्रोटीन नाम से इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले प्रोटीन नाम इन्होंने दिया था। कब दिया था? इन्होंने प्रोटीन की नेमिंग की थी 1838 में। कब की थी? 1838 में। तो एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं अपनी प्रीवियस स्क्रीन से। एक सेकेंड। 1838। तो एक बार फिर से प्रोटीन की इंफॉर्मेशन के बारे में रिकैप ले लेते हैं। प्रोटीन जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से बना है, जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी या फिर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है? अमाइनो एसिड्स। इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो एग में प्रेजेंट होता है, और हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो होता है कोलेजन क्यू। क्या होता है? कोलेजन क्यू। नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा प्रोटीन के जो डिस्कवरी है, प्रोटीन के बारे में जिन्होंने बताया था सबसे पहले कि प्रोटीन नाम की कोई चीज़ होती है, वो थे एक डच केमिस्ट जिनका नाम था जेरार्डस जॉनेस मुल्डर। क्या नाम था? जेरार्डस जॉनेस मुल्डर। और प्रोटीन की नेमिंग, इसको प्रोटीन नाम किसने दिया था? वो एक स्वीडिश केमिस्ट ने दिया था जिनका नाम था जॉन्स जैकब बर्जीलियस। इन्होंने कब इसको प्रोटीन नाम दिया था? 1838 में दिया था। तो मुझे लगता है प्रोटीन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है, इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकृति में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स अकर इन नेचर। हमसे पूछा गया है हमारे नेचर में कितने टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। हमने पढ़ा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ये होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है। इसके अलावा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? वो ग्रुप जिसमें NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों ही हो, उन्हें हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो ऐसा एल्काइल ग्रुप जिसमें कि NH2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो, एक सेकेंड, इसे हम एल्काइल ग्रुप नहीं लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं ऐसा कार्बन जिसमें कि NH2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो और COOH ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो? COOH भी ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा इसकी कितने भी कार्बन की एल्काइल ग्रुप की चेन हो सकती है, और इधर हाइड्रोजन। तो यानी अमाइनो एसिड्स पहले हमें समझना है किसे कहते हैं, जिसमें कि NH2 ग्रुप भी हो और COOH ग्रुप भी हो, यानी कि अमाइन ग्रुप भी हो। अमीनो एसिड्स उन्हें कहते हैं जिनमें कि एमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो, दोनों ही प्रेजेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है। तो क्लियर है अमीनो एसिड्स किसे बोलते हैं? जिसमें कि एमाइन ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो। अब हमसे पूछा गया है हमारे नेचर में कितने टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं 10, 15, 20, 30। तो इसका सही आंसर है हमारे नेचर में कितने टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी 20 अमीनो एसिड्स। हमारे नेचर में 20 टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ज्विटर आयन है। हमसे पूछा गया है इसमें ज्विटर आयन इनमें से कौन सा है। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं NH2CH2COOH, NH3CH2COOH,
NH2CH2COO या न्यूट्रल का साइन दिया हुआ है N के ऊपर NH3 ग्रुप और CH2COOH। तो हमसे पूछा गया है ज्विटर आयन क्या है। इसमें ज्विटर को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ आयन। ज्विटर आयन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ आयन। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ आयन। तो हमसे पूछा गया है इसमें उभयनिष्ठ आयन क्या है या फिर ज्विटर आयन क्या है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइन प्रेजेंट हों और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हों, ऐसे आयन को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। फिर से समझा देती हूँ। ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन दोनों प्रेजेंट हो और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, उन्हें हम ज्विटर आयन बोलते हैं। तो हम देख लेंगे ज्विटर आयन को। इसमें साइंस नहीं लगे हुए हैं, चलिए देख लेते हैं ज्विटर आयन। जैसे कि CH2, ठीक है, C के रेस्पेक्ट में है। ये एक कार्बन है, इस पे एक तरफ प्रेजेंट है COOH ग्रुप और दूसरी तरफ प्रेजेंट है NH2 ग्रुप। उसके अलावा 2 H प्रेजेंस हैं। तो हमें इसमें बताना है ज्विटर आयन इनमें से कौन सा है। मुझे लग रहा है ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक्स है। ठीक है, ऑप्शंस पे इसके थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे N पे पॉजिटिव साइन होगा। एक सेकेंड, यहाँ कुछ साइंस कम है, मैं लगा देती हूँ। यहाँ पे N पे पॉजिटिव है और ये NH3 यहाँ पे N पे पॉजिटिव है, CH2, और इसके अलावा ये यहाँ पे H नहीं है, ये H नहीं होगा यहाँ पे। ये रहा, ये यहाँ पे H नहीं है और इसके अलावा इसमें NH2 CH2 COO और NH3 CH2 COOH NH2, ठीक है। और इसके अलावा कुछ थोड़ा साइंस भी लगाने हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ऊपर, इसके अलावा इस वाले में नेगेटिव साइन है। यहाँ पे ये N पे पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, तो अभी ऑप्शंस क्या हो गए हैं? NH2 CH2 COOH, NH3 पे पॉजिटिव है, CH2 COO नेगेटिव और NH2 CH2 COO माइनस, और उसके अलावा NH3 पॉजिटिव CH2 COOH। हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें ये बताना है इनमें से ज्विटर आयन कौन सा है। तो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, उसी पे चलते हैं दोबारा। यहाँ पे ये इसका एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, यानी कि ये एक एसिडिक ग्रुप है तो इसे H+ रिलीज करना चाहिए, तो ये अपना H+ रिलीज करेगा, तो इसका ये H इरेज हो जाएगा। ये अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, इसका H गया, ये H+ निकाल देगा, यहाँ पे रह जाएगा एक सेकेंड, ये बात ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने एसिडिक कैरेक्टर को दिखाएगा, इस पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये एक एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पे ये अपनी एसिडिटी दिखाने के लिए क्या करेगा? H+ रिलीज करेगा, इस पे नेगेटिव साइन आ गया। बट हमने क्या पढ़ा? ज्विटर आयन में दोनों ही साइन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, बट ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट। अपने उन लोन पेयर से ये उस H को अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे ये क्या बना लेगा? NH3 बना लेगा और इस पे साइन आ जाएगा
पॉजिटिव, यानी ये अपने लोन पेयर की हेल्प से यहाँ पे एक H को और गेन करेगा और इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यानी ये COO माइनस हो गया और ये NH3 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसमें दिख रहा है हमें नेगेटिव साइन भी है, पॉजिटिव साइन भी है, बट ये होल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, ये उदासीन होता है, इस पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ज्विटर आयन। ये क्या होता है, ज्विटर आयन। इसका अगर हम इस तरह से फॉर्मूला में लिखें तो क्या लिखेंगे, पहले NH3 पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, NH3 पे पॉजिटिव है, बीच में CH2 है, CH2, ये रहा C, ये 2 H, CH2 हो गया, और इसके बाद यहाँ पे है COO माइनस, तो क्या है, COO माइनस, इसे हम बोलते हैं ज्विटर आयन। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसमें NH3 पॉजिटिव है, CH2 है, COO माइनस है, इस पर तो चार्ज ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन क्या है, NH3 पॉजिटिव है, CH2 है, COO माइनस है, यानी ये ऑप्शन हमारा ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, NH3 पॉजिटिव, CH2, COO माइनस। अगर ऊपर ऑप्शन में कोई भी साइन वगैरह विजिबल नहीं हो तो आंसर ये होगा इसका, NH3 पॉजिटिव, CH2, COO माइनस। समझ गए ज्विटर आयन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ग्लाइसिन का सूत्र है, ग्लाइसिन हैज द फॉर्मूला। तो हमसे क्या पूछा गया है, इसमें ग्लाइसिन का फॉर्मूला बताना है हमें। ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन होता है एक एलिफेटिक अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन क्या होता है, एक एलिफेटिक अमाइनो एसिड। क्या होता है, एलिफेटिक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन होता है। हमसे इसका फॉर्मूला पूछा गया है, तो हमें फॉर्मूले में ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, CH3 CH NH2 COOH, NH2 CH2 COOH, NH2 CH2 CH2 COOH, या फिर NH2 CH2 होल 4 और COOH। तो हमें क्या बताना है, हमें ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बताना है। ग्लाइसिन क्या होता है, देखिए अब मैं इसका ड्राइंग मतलब स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ग्लाइसिन में सबसे पहले यहाँ पे होता है COOH ग्रुप, ये लगा दिया हमने, सबसे पहले क्या लगा दिया, COOH ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन होता है, ठीक है, यहाँ पे इसमें हम जोड़ेंगे NH2 ग्रुप। क्या जोड़ा हमने, NH2 ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे इसकी वैलेंसी फिल करने के लिए एक H और यहाँ पे एक H। तो ग्लाइसिन का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, एक COOH होता है, फिर C, दो जगह H से वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, और एक होता है NH2 ग्रुप। तो अब हम इससे अपना ऑप्शन मैच कर लेंगे। ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, ये क्या है, ग्लाइसिन, क्या है, ग्लाइसिन। अब हम इसके हिसाब से अपना फॉर्मूला देख लेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, NH2 CH2 COOH। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, NH2 CH2 COOH। सही आंसर क्या है, NH2 CH2 COOH, ये सही आंसर है। इसके साथ ही मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स को लर्न करने की, ठीक है। एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनको लर्न करने की एक ट्रिक है, मैं बताती हूँ आपको। एक मिनट। एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स है। अब हम इसके लिए एक ट्रिक लर्न करेंगे। सबसे पहले जितने एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं मैं उन्हें लिख लेती हूँ, ठीक है। पूरी स्लाइड विजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं शुरू करती हूँ लिखना। सबसे पहला एलिफेटिक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, क्या होता है, ग्लाइसिन। सेकंड होता है एलेनिन, एक क्या होता है अमाइनो एसिड, एलेनिन। दूसरा होता है
वेलिन या वेलाइन बोलते हैं, एलेनाइन वेलाइन या एलेनिन वेलिन भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफर करता है। तो ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, उसके बाद लूसीन, क्या होता है, लूसीन, फिर होता है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, और लास्ट जो होता है वो होता है प्रोलीन। क्या होता है, प्रोलीन। तो ये क्या है, हमारे एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। क्या है ये, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक देखेंगे अब हम। तो ट्रिक क्या होती है, हम इस तरह से याद करेंगे, ग्लेशियर होते हैं ना ज्योग्राफी में, तो ग्लेशियर आला वाला, लो होता है लुसाइन के लिए, फिर यहाँ पे इसे नेक्स्ट वर्ड होगा प्रॉब्लम। अब इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए हम 2 वर्ड्स खुद से ऐड कर देंगे, हो गई। ठीक है, लास्ट के 2 वर्ड्स हमने ऐसे ही लाइन को कंप्लीट करने के लिए ऐड कर दिए हैं। तो ट्रिक क्या है, ग्लेशियर आला वाला, लो इसे प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर से हो जाएगा ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लेशियर से क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन, आला से हो जाएगा एलेनिन, वाला से हो जाएगा वेलिन या वेलाइन, लो से हो जाएगा लुसाइन, इसे से हो जाएगा आइसोलुसाइन, और प्रॉब्लम से हो जाएगा प्रोलीन। ठीक है, लास्ट में 2 वर्ड्स हैं, हो गई, उनका कोई किसी एलिफेटिक अमाइनो एसिड से रिलेशन नहीं है, बस वो लाइन को कंप्लीट करने के लिए, राइम बनाने के लिए हमने उसे ऐड कर रखा है। तो ये होते हैं एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स, और उसके लिए ट्रिक है ग्लेशियर आला वाला, लो इसे प्रॉब्लम हो गई, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, लूसीन, आइसोलूसीन और प्रोलीन। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे, इसी एक ट्रिक है। इसी के साथ और भी ट्रिक्स होती हैं, अगर चाहिए हो तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आरएनए है, हमसे पूछा गया है इसमें आरएनए क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं सिंगल हेलिक्स स्ट्रैंड, डबल हेलिक्स स्ट्रैंड, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रैंड, नन ऑफ दीज। तो हमसे पूछा गया है आरएनए क्या है। तो सबसे पहले आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया। इसके अलावा राइबोज किससे किससे मिलकर बना होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप से, नाइट्रोजनस बेस से और पेंटोज शुगर से। ठीक है, राइबोज किससे किससे मिलकर बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप से। फॉस्फेट ग्रुप में क्या होता है, फॉस्फरिक एसिड होता है। फॉस्फेट ग्रुप में क्या होता है, फॉस्फरिक एसिड होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद होती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो होती है इसमें होती है राइबोज शुगर। आरएनए में कौन सी पेंटोज शुगर होती है, राइबोज शुगर। प्लस उसके बाद होते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं आरएनए में। वो 4 कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और यूरासिल। ये 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। तो आरएनए के बारे में इतना समझ में आ गया। आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, और उसके बाद ये फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। ये एक सिंगल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है। क्या होता है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है। तो इसका आंसर मिल गया है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिंगल हेलिक्स स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पेप्टाइड है। हमसे पूछा गया है पेप्टाइड क्या होते हैं या पेप्टाइड क्या है। एक एस्टर है, एमाइड है, सॉल्ट है या कीटोन है। एस्टर, सॉल्ट, एमाइड या कीटोन। तो हमें बताना है पेप्टाइड क्या होते हैं। तो एक मैं बताती हूँ,
जो हमारे दो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स किसे बोलते हैं, जिसमें NH2 ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। किसी एक अमाइनो एसिड का कोई अमाइनो पार्ट होगा, किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइनो एसिड का किसी एक का होगा अमाइनो पार्ट और किसी एक अमाइनो एसिड का होगा कार्बोक्सिलिक पार्ट। वो रिएक्ट करते हैं, वाटर निकल जाता है और हमारे पास एक बॉन्ड बन के आता है जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे O और यहाँ पे OH, यहाँ पे हो जाएगा NH2 ग्रुप। ये एक अमाइनो एसिड हो गया, इस पे COOH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, अमाइनो एसिड है। वैसे ये ग्लाइसिन है, मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, ठीक है। इसकी हम एक और अमाइनो एसिड से रिएक्ट करेंगे, सेम मैं ग्लाइसिन से ही करा दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लेंगे इसका अमाइनो पार्ट। देखिए इस ग्लाइसिन का हम क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक पार्ट लेंगे जो रिएक्ट करेगा। अब जो दूसरा हम अमाइनो एसिड लेने वाले हैं उसका हमारा जो अमाइनो पार्ट होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इसका हमने अमाइनो पार्ट को NH2 लिखते हैं, उसका एक H N के इस तरफ है, एक हमने इधर अलग करके लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे H और उसके बाद यहाँ पे COOH ग्रुप, ठीक है। ये भी एक अमाइनो एसिड है, ये भी एक अमाइनो एसिड है। इसका ये कार्बोक्सिलिक पार्ट रिएक्ट करेगा, इसका ये अमाइनो पार्ट रिएक्ट करेगा। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से ये वाटर निकाल लेंगे, ये यहाँ से क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे। तो जब ये यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। अब उसके बाद प्रोडक्ट क्या बचेगा, प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ पे ये NH2 ग्रुप ऐसे का ऐसा रहेगा, फिर कार्बन आ जाएगा, कार्बन पे ऊपर नीचे H लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये OH जाएगा तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रह जाएगा, ये OH गया, इधर से H गया, ये यहाँ पे हमने ये निकाला है ना वाटर, ये OH जाएगा वो H जाएगा, तो यहाँ से ये गया तो ये बॉन्ड N के साथ जुड़ जाएगा, ये N हो जाएगा और ये H हो जाएगा। उसके आगे वाला भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे H है, नीचे एक H है और यहाँ पे COOH है, ठीक है। इस तरह से है। अब यहाँ पे देखेंगे, ग्रीन कलर यूज करते हैं, यहाँ पे ये जो CONH बना है, ये बीच में जो रिजल्ट फॉर्म हुआ है ना CONH, इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये CONH को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब इसके रिजल्ट से ये जो पूरा लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। अभी ये यहाँ पे क्या है, ये डाइपेप्टाइड है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा। तो पेप्टाइड क्या है इनमें से, ऑप्शन सी एमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एंटीबायोटिक्स है, इनमें से बताना है हमें एंटीबायोटिक्स क्या है। लिपिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं। बताना है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जो हमें जो माइक्रो डिसीजेज होती हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिसीज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर जो डिसीजेज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। और वो कौन होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, लिपिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, या फिर प्रोटीन्स होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, पता चल गया होगा, ऑप्शन डी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, किसी टिश्यू को ग्रोथ करने में और हमें डिसीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एंजाइम है, हमें क्या बताना है इसमें, एंजाइम है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सॉल्ट है, फैटी एसिड्स हैं। तो हमें क्या बताना है, एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम के बारे में मैं आंसर देती हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, प्रोटीन। एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स है। अब हम देख लेते हैं एंजाइम्स को हम प्रोटीन्स क्यों कह रहे हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, जो सभी एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जो सभी एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ। ऐसे प्रोटीन्स जो वाटर में, एसिड में, बेसिस में, अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि उनमें मिल सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। यानी कि जो प्रोटीन्स पानी में, एसिड में, बेस में मिल सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। इनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। क्या प्रेजेंट होती हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रोटीन एंजाइम्स क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, इनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है और इसी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, बायो कैटेलिस्ट। क्या बोलते हैं, बायो कैटेलिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रोटीन को गर्म करने पर हो जाता है। प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजनीकरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बहुलीकरण। बहुलीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जल अपघटन। जल अपघटन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट दिया हुआ है डीनेचुरेशन। इसको इंग्लिश में डीनेचुरेशन ही बोलते हैं और हिंदी में से बोलते हैं विकृतीकरण। क्या बोलते हैं, विकृतीकरण। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो प्रोटीन को गर्म करने पे होता है डीनेचुरेशन। क्या होता है, प्रोटीन को गर्म करने पर होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है, जब हम किसी प्रोटीन को गर्म करते हैं उससे जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके साथ ही कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो लूज हो जाती हैं। लूज मतलब खो देता है, वो चेंज हो जाती हैं, उसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीनो अम्ल को एस्टिमेट कैसे करोगे, हाउ विल यू एस्टिमेट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को इनमें से किससे टेस्ट करेंगे, किसके साथ टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे कंपाउंड में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट है। तो दिया हुआ है बाय सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड, बाय स्ट्रेकर्स मेथड, बाय गैब्राइल थैलेमाइड मेथड या फिर कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड, दिया हुआ है स्ट्रेकर्स मेथड, गैब्रियल्स थैलेमाइड मेथड या बाय कार्बाइल अमीन मेथड। तो हमसे पूछा गया है कि हम इसमें से अमीनो एसिड्स को कैसे एस्टिमेट करेंगे या उनका टेस्ट करेंगे। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले। ठीक है, सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड, इसका पहले मैं बता देती हूँ। बाकी जो ये 3 मेथड्स होते हैं ये हमारे अमाइंस को बनाने के होते हैं। ये किसके होते हैं, अमाइंस को बनाने के काम में आते हैं। ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, इससे भी हम आइसोसाइनाइड्स बनाते हैं। ये इससे क्या बनते हैं, हमारे आइसोसाइनाइड्स बनते हैं।
नेक्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से अमीन्स बनते हैं, प्राइमरी अमीन्स बनते हैं, 1 डिग्री अमीन बनते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेकर्स मेथड से, तो स्ट्रेकर्स मेथड से भी हमारे स्ट्रेकर्स मेथड से बनते हैं हमारे अमाइनो एसिड। ठीक है, अभी हमसे पूछा गया है अगर हमें किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंस बतानी हो कि उसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड। अब हम इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड होता है, इसे दिया था एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एसपीएल सोरेनसन। साइंटिस्ट का नेम क्या था? एसपीएल सोरेनसन था। इन्होंने इस टेस्ट को सबसे पहले मेथड को परफॉर्म किया था और बताया था। कब बताया था? 1907 में। कब? 1907 में। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है, ये एक टाइट्रेशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिक एसिड का होता है, उसको हम KOH के साथ यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? फॉर्मल्डिहाइड की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। इसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये इसलिए यूज किया जाता है कि इससे हम प्रोटीन की प्रेजेंस बता पाते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंस बता पाते हैं। तो किसकी प्रेजेंस में होता है? KOH और फॉर्मल्डिहाइड की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि किसी अमीनो अम्ल का समविभव बिंदु 6 है तब pH 3 पर अमीनो अम्ल पर आवेश होगा। हमसे पूछा गया है अगर किसी अमीनो एसिड का समविभव बिंदु मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, क्या होता है इसका मतलब? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अगर उसका 6 है तो और उसके तब pH 3, अगर pH लेवल क्या है? 3 है, तो उस पे अमीनो एसिड पर कैसा चार्ज होगा? आवेश होगा। उदासीन यानी कि न्यूट्रल, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, और धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और कुछ नहीं मतलब नन। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अगर एक अमीनो एसिड का 6 है तो pH 3 पर उस पर कैसा चार्ज होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है पेंटापेप्टाइड, यहाँ पे होगा ये पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं? पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 3, 2, 5। तो देखिए इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है कि हमें यहाँ पे पेंटा दिया हुआ है, पेंटा का मतलब 5 होता है, तो हम जल्दी में 5 लगाया है। मैं अभी आपको एक चीज़ ये क्लियर करती हूँ, हमने अभी पिछले स्लाइड में एक पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाया था, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं उसको। ये नहीं था क्वेश्चन, एक सेकेंड। ये हमने ये वाला बनाया था स्ट्रक्चर पेप्टाइड का। यहाँ पे मैंने बताया था ये एक डाइपेप्टाइड है। ये क्या है? एक डाइपेप्टाइड है। अब हमें क्या दिख रहा है? ये एक डाइपेप्टाइड है और इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बंध है। डाइपेप्टाइड में एक पेप्टाइड बंध है। तो इस तरह से जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पेंटापेप्टाइड में कितने बॉन्ड आने चाहिए? कितने बॉन्ड आएंगे? सोचिए, जब डाइपेप्टाइड में एक बॉन्ड है तो पेंटापेप्टाइड में कितने बॉन्ड आएंगे? एक सेकंड, क्वेश्चन ये रहा, तो बताना है पेंटापेप्टाइड में कितने बंध होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। क्या आंसर है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डीनेचुरेशन की क्रिया में प्रोटीन की निम्न संरचना प्रभावित नहीं होती है। अगर हम किसी प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर रहे हैं यानी उसे हीट कर रहे हैं तो उसमें से उसकी कौन सी संरचना यानी कौन सा स्ट्रक्चर इफेक्टेड नहीं होता है, अफेक्ट नहीं होता है, यानी कि किसमें फर्क नहीं आता है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्राथमिक मींस प्राइमरी, दूसरा दिया हुआ है द्वितीयक यानी सेकेंडरी,
तीसरा दिया हुआ है तृतीयक यानी टर्शरी, और या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्राइमरी। किसी भी प्रोटीन का डीनेचुरेशन करने पे उसकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीएनए व आरएनए में पाया जाने वाला अम्ल है। डीएनए और आरएनए में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉस्फरिक एसिड, HNO3, HCl, H2SO4। अगर पिछली स्लाइड्स में क्वेश्चन से आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने आरएनए को बताया था कि आरएनए में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो कौन सा एसिड होता है। तो अभी तो मैं उसे वापस से बताने वाली हूँ, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले हम डीएनए के जो कंपोजिशन होता है उसे हम देख लेंगे, ठीक है। डीएनए का कंपोजिशन देखेंगे। डीएनए में होता है फॉस्फेट ग्रुप, इसमें भी होता है, ठीक, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। उसके बाद होगी इसमें भी एक पेंटोज शुगर, ठीक है, क्या होगी? पेंटोज शुगर। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर जिसका भी थ्योरेटिकल एग्जाम होता होगा तो जब उसमें एक डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस करना, तो उससे इससे भी हम उसमें फ़र्क बना सकते हैं। तो अभी मैं बता दूंगी कैसे करना होगा, वो पहले हम देख लेते हैं। और इसमें भी होते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। सेम यही कंपोजिशन हमारा आरएनए का भी होता है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आरएनए का, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए की भी देख लेते हैं। आरएनए में भी होगा हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप। हमें बेसिकली जो आंसर बताना है वो इसी फॉस्फेट ग्रुप का बताना है, यानी कि हमसे पूछा गया कि जो फॉस्फेट ग्रुप है ये कौन सा फॉस्फेट ग्रुप होगा, यानी कौन सा एसिड होगा, ठीक है। अभी मुझे पता है बहुत से बच्चों को आंसर पता चला होगा, मैं बार फॉस्फेट ग्रुप बोल रही हूँ तो आंसर पता चला होगा कौन सा एसिड आने वाला है। इसमें भी होगी पेंटोज शुगर और प्लस इसमें भी होंगे नाइट्रोजनस बेस। यही चार हमने डीएनए में पढ़े, यही चार होंगे हमारे आरएनए में भी, ठीक है। अब फर्क कहाँ से आता है? अब देखिए, ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये होता है फॉस्फरिक एसिड। ये क्या होता है? फॉस्फरिक एसिड, ठीक। ये फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? फॉस्फरिक एसिड। सेम डीएनए में भी जो ये फॉस्फेट ग्रुप होता है ये होता है फॉस्फरिक एसिड। क्या होता है? फॉस्फरिक एसिड। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा? नेक्स्ट इसी का देख लेते हैं। पहले यहाँ पे पेंटोज शुगर लिखी हुई है। ये जो पेंटोज शुगर डीएनए में होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। जो पेंटोज शुगर डीएनए में होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज। ध्यान रखेंगे, डीएनए में कौन सी शुगर होती है? पेंटोज डीऑक्सी राइबोज। और डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, लिख देती हूँ, एडेनिन होता है। नेक्स्ट गुआनिन जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हो, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन प्लस अब जो डीएनए का हमारा फोर्थ बेस होता है, ध्यान रखेंगे ये फर्क करता है डीएनए और आरएनए में। इसमें होता है थायमीन, ठीक है। डीएनए में जो फोर्थ होता है ये नाइट्रोजनस बेस वो होता है थायमीन। ध्यान रखेंगे, 2 पॉइंट्स पे हाईलाइट करना है, देख लेते हैं। ये होता है जो डीएनए का फोर्थ बेस होता है वो थायमीन होता है, और जो इसकी पेंटोज शुगर होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज। ध्यान रखेंगे बाकी सब चीज़ें सेम है। इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फरिक एसिड का होता है, और जो हमारा आरएनए होता है इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो फॉस्फरिक एसिड का होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें पेंटोज शुगर, इसकी जो पेंटोज शुगर होती है वो होती है राइबोज शुगर। ध्यान रखेंगे डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोज और आरएनए की होती है पेंटोज शुगर और राइबोज शुगर।
इसके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन। शुरू के 3 बिल्कुल सेम होते हैं, इसमें वही गुआनिन, थर्ड होता है साइटोसिन, जो फोर्थ होता है वो इसमें होता है यूरासिल। वो क्या होता है? यूरासिल। मैंने बताया उसमें 2 हाईलाइट किए थे मैंने, थायमीन को और डीऑक्सीराइबोज को हमने हाईलाइट किया था। इसमें पेंटोज शुगर है राइबोज शुगर, और जो फोर्थ उसमें था थायमीन, इसमें है यूरासिल। अब जब डीएनए और आरएनए में डिफरेंस आएगा तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? सबसे पहले दोनों की फुल फॉर्म लिख देंगे। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब डिफरेंस में क्या लिखेंगे? द पेंटोज शुगर द डीएनए कंटेन्स द पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज एंड द आरएनए कंटेन्स राइबोज शुगर। ठीक, फोर्थ। इसमें थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? द नाइट्रोजनस बेस जो भी होते हैं डीएनए के चारों लिख देंगे, और यूरासिल के वो आरएनए के भी सारे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर अब हम देखेंगे ऑप्शन ए, फॉस्फरिक एसिड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फॉस्फरिक एसिड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्यूरिन्स व पिरिमिडीन्स हैं। प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स क्या होते हैं? एसिड है, नाइट्रोजनस बेस है, लिपिड है। अम्ल मतलब एसिड, अम्ल है, या फिर नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस क्षार को क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनस बेस। क्या? नाइट्रोजनस बेस, बेस लिखा ही है लिपिड्स। ठीक है, हमसे पूछा गया प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स क्या हैं, तो मैं बता देती हूँ। प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स दोनों ही नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और प्यूरिन्स जो होते हैं वो होते हैं 6+5 मेंबर्ड रिंग। प्यूरिन्स क्या होते हैं? 6+5 मेंबर्ड रिंग होते हैं। पिरिमिडीन्स ओनली एंड ओनली 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं। प्यूरिन्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे एडेनिन और गुआनिन। हमने नाइट्रोजनस बेस पढ़े, तो प्यूरिन्स के क्या होंगे एग्जाम्पल? एडेनिन और गुआनिन। और जो पिरिमिडीन्स के एग्जाम्पल होंगे वो होंगे साइटोसिन। क्या होंगे? साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। ये होते हैं पिरिमिडीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये 6+5 मेंबर्ड रिंग होते हैं, ये 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजनस क्षार या नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनस बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रोटीन के स्कंदन को कहते हैं। प्रोटीन के स्कंदन कहते हैं, स्कंदन को इंग्लिश में बोलते हैं कोगुलेशन। क्या बोलते हैं? कोगुलेशन। तो हमसे पूछा गया है कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के स्कंदन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन। ठीक है, जो हो जाएगा डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है आयनीकरण। आयनीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। तीसरा दिया है विकृतीकरण यानी कि डीनेचुरेशन। क्या दिया हुआ है? डीनेचुरेशन। और फोर्थ दिया हुआ है हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डीनेचुरेशन, विकृतीकरण। कोगुलेशन मतलब क्या होता है? जमना या गाढ़ा होना, तो उसे क्या बोलते हैं हम? डीनेचुरेशन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि हम एग होता है, एग के अंदर एक वाइट लिक्विड होता है या ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। ठीक है, एग जो होता है हमारे, उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। ठीक है, जब उसको हम हीट करते हैं, हीट करने को डीनेचुरेशन बोलते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया है ना। तो जब हम उसको हीट करते हैं तो वो एक सॉलिड में चेंज हो जाता है, जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, और जो ट्रांसपेरेंट होता है वो प्योर व्हाइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, इसी को, और क्या है? कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल बता दिया मैंने एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है राइबोज शर्करा होती है। राइबोज कैसी शर्करा होती है? तो ऑप्शन दिया ट्राइओस, पेंटोस, टेट्रोस, हेक्सोस। तो मुझे नहीं लगता है मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, हमने स्लाइड में देख लिया है। तो आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है, और वो कैसी होती है? एक पेंटोज शुगर होती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पेंटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसकी संरचना यूनिट एमिनो अम्ल है। इनमें से किसकी जो यूनिट बेसिक यूनिट है, बनने की जो बेसिक यूनिट है वो एमिनो एसिड है। हमसे क्या पूछा गया है, एमिनो एसिड किसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, किसकी बनने की यूनिट है। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, वसा की, लिपिड की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम इस बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि एमिनो एसिड किसकी बनने की यूनिट है, प्रोटीन्स की। किसकी है, प्रोटीन्स की। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी प्रोटीन। तो एमिनो एसिड किसकी बेसिक यूनिट्स हैं, प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन को किसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, जेरार्डस जॉनेस मुल्डर ने, और नाम किसने दिया था, जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु पर अमीनो अम्ल का व्यवहार होता है। आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु को हिंदी में क्या बोलते हैं, समविभव बिंदु। तो समविभव बिंदु पर अमीनो एसिड का कैसा नेचर होगा, ज्विटर आयन की तरह होगा, एनायन की तरह होगा, कैटायन की तरह होगा, या फिर ये सभी। एनायन मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। एनायन किसे कहते हैं, वो स्पेशीज जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम बोलते हैं एनायंस। कैटायन किसे बोलते हैं, जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम बोलते हैं कैटायंस। क्या बोलते हैं, कैटायंस। अब ज्विटर आयन क्या होते हैं, ज्विटर आयन में चार्ज तो हमें दोनों दिख रहे होते हैं, नेगेटिव भी दिख रहा होता है, पॉजिटिव भी दिख रहा होता है, बट वो एटम क्या होता है या एसिड्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो और ऑप्शन डी क्या है, ये सभी। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे या समविभव बिंदु पे हमारा जो एक अमीनो एसिड होता है वो एक्ट करता है एक ज्विटर आयन की तरह। किसकी तरह, ज्विटर आयन की तरह। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए ज्विटर आयन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गेहूं में कौन सा अमीनो एसिड होता है। हमारा जो व्हीट होता है, गेहूं होता है, उसमें कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है लाइसिन, ग्लाइसिन, एलेनाइन या कोई नहीं। तो हमसे क्या पूछा गया है, गेहूं में कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, गेहूं में पाया जाने वाला एसिड कौन सा होता है, ऑप्शन ए लाइसिन। गेहूं में क्या पाया जाता है, लाइसिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है डीएनए में नहीं पाया जाता है। अब हमें बताना है डीएनए में नहीं पाया जाता, यानी कि हमें यहाँ पे 4 बेसिस के नाम दिए हुए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बेस डीएनए में नहीं होता है। यूरासिल, ये यहाँ पे क्या होगा, यूरासिल होगा। ये ग्वानीन, ग्वानाइन, थाइमीन, ये यहाँ पे होगा एडेनिन। ठीक है, मैं लिख देती हूँ एडेनिन। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है इनमें से डीएनए में कौन सा नहीं पाया था। इस बारे में हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं ना ध्यान से। तो चारों बेसिस अब तक तो याद हो गए होंगे। कौन से होते हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थाइमीन, यही तो होते हैं डीएनए में। आरएनए में कौन सा डिफर करता है वो आपको कमेंट करना है कि आरएनए में कौन सा अलग होता है। ठीक है, तो हमने इसमें नाम कौन दिया हुआ है, यूरासिल, ग्वानीन, थाइमीन और एडेनिन। कौन कौन से हमने पढ़े हैं डीएनए में, एडेनिन पढ़ा है, ग्वानीन पढ़ा है या ग्वानाइन इसे बोलते हैं, साइटोसिन भी पढ़ा है, और फोर्थ जो होता है जो कि डिफर करता है आरएनए से वो होता है थाइमीन। क्या होता है, थाइमीन। तो अब देखेंगे क्या हमें कहीं इसमें यूरासिल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यूरासिल। यूरासिल हमारे डीएनए में नहीं पाया जाता है। यूरासिल कहाँ पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। यही जो एक होता है डिफर करता है। आंसर तो मैंने खुद ही बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंसुलिन हार्मोन है, हमें बताना है जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या है। तो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक लिपिड है, एक स्टेरॉइड है या फिर कोई नहीं है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या होता है तो बता देती हूँ मैं पहले। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। क्या होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। इसे कौन बनाता है, इंसुलिन को हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो इंसुलिन जीन होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन जीन होता है। और पेनक्रियाटिक जो आइलेट्स होते हैं, पेनक्रियाटिक आइलेट्स के जो बीटा सेल्स होते हैं
उनमें बनता है इंसुलिन हार्मोन। तो पैनक्रियाटिक आइलेट्स के इंसुलिन जीन से बनते हैं, ठीक है, पहली बात है। और जो पैनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं, क्या होते हैं, पैनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं, उनके जो बीटा सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन को बनाते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, इंसुलिन को बनाते हैं। तो ऑप्शन में कहीं पेप्टाइड हार्मोन दिख रहा है, क्योंकि इंसुलिन क्या होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट दिया है, लिपिड दिया है, स्टेरॉइड दिया है, और कोई नहीं दिया है। तो हमें कहीं पेप्टाइड हार्मोन नहीं दिख रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है, प्रोटीन की मुख्य संरचना विशेषताएं हैं। प्रोटीन की मुख्य संरचना विशेषताएं, इस क्वेश्चन में मतलब क्या है, यानी जो हमारे प्रोटीन होते हैं, जो उनकी संरचना होती है, यानी वो जैसे बने हुए होते हैं, किससे बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। तो जो अलग जैसे अमाइनो एसिड से एक साथ मिलकर बनते हैं, तो वो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किस बॉन्ड से बने हुए होते हैं, किससे बंधे हुए होते हैं आपस में, वो अलग अलग अमाइनो एसिड से मिलकर बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, जिन्हें हम प्रोटीन्स बोलते हैं। तो वो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किस बॉन्ड से बने होते हैं, उसके जो प्रोटीन की संरचना का कारण है वो क्या है, किसकी हेल्प से प्रोटीन्स बने होते हैं, वो बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पेप्टाइड बंध से बंधे हुए होते हैं, वॉन्डर वॉल से बंधे हुए होते हैं, हाइड्रोजन से या ईथर बंधन से। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स की चेन होती है लंबी सी, और अमाइनो एसिड्स किससे बंधे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड किससे बंधे हुए होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो प्रोटीन भी किससे बंधे हुए, पेप्टाइड बॉन्ड से। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, पेप्टाइड बंधन। क्या होगा, पेप्टाइड बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से ग्लोबुलर प्रोटीन को चुनें। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ऑप्शन दिया हुआ है केरेटिन, फाइब्रिन, मायोसिन, इंसुलिन। तो अभी पहले फिर से क्वेश्चन आता है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं। बताया है मैंने, कुछ रिकॉल हो रहा है ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा है इसी के। ग्लोबुलर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे पानी में, वाटर में, एसिड्स में, बेसिस में, एल्कोहल्स में सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, एल्कोहल्स में सॉल्युबल्स होते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, वो सर्कुलर होता है। जनरली क्या होता है, स्फेयर होता है। इनका जो शेप होता है जनरली कैसा होता है, स्फेयर होता है। इसी वजह से, इनके इस शेप की वजह से इन्हें एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्फेरोप्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स को और क्या कहते हैं, स्फेरोप्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। तो जो पानी में, एसिड में, बेस में, अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। हमें बताना है इनमें से कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। इंसुलिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसके अलावा ग्लोबुलर प्रोटीन के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन, जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, प्यूरिन व पिरिमिडीन्स जुड़े होते हैं। प्यूरिन और जैसे प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन किस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, वॉन्डर वॉल से जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्ट किसी बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, या फिर उपसह संयोजक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है, देखो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स दोनों ही नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, हमने पढ़ा है ना, क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। दोनों में ही नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट ही होते हैं। तो इसी वजह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है। किसके बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में। अब इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, यहाँ से पता चल गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं,
हाइड्रोजन बॉन्ड। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है न्यूक्लियोसाइड में होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में क्या होते हैं प्रेजेंट? वो बेस और शर्करा। शर्करा मतलब शुगर, क्या? शुगर। तो बेस और शुगर, शुगर या एसीटेट, बेस या फॉस्फेट, या बेस या नाइट्रेट। हमें बताना है जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर पहले बता देते हैं। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बेस प्लस शुगर। किस क्या होता है? बेस प्लस शुगर। एक न्यूक्लियोसाइड का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, वो इस तरह से होता है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर होता है, पेंटागन टाइप का लग रहा है ना? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है CH2OH ग्रुप। क्या होता है? CH2OH ग्रुप, यहाँ पे H। उसके बाद यहाँ पे होता है H, यहाँ पे OH, यहाँ पे होता है H, यहाँ पे होता है OH, और यहाँ पे जो होता है वो प्रेजेंट होता है बेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? बेस प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है? ये एक है पेंटोज शुगर। पेंटागन टाइप का मैंने बताया था, लग रहा है? तो ये क्या है? एक पेंटोज शुगर है, और यहाँ पे जो OH ग्रुप आता है तो उसकी जगह पे हम एक बेस जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एक बेस। तो ये किसका कॉम्बिनेशन हो गया? बेस प्लस शुगर का। सही आंसर बता दिया है ऑप्शन नंबर ए, बेस प्लस शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है प्रोटीन भोजन का मुख्य भाग है, इसका मुख्य कार्य है। प्रोटीन हमारे फूड में इसेंशियल यूनिट है, बहुत ज़रूरी है खाने के साथ। तो इसका मेन काम क्या है? ऊर्जा उपलब्ध कराना, यानी हमें एनर्जी देना, बनाने और जोड़ने का वाला पदार्थ, यानी कि हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं बॉडी को ग्रोथ करना, और क्या कहते हैं अगर उसमें कुछ डैमेज है तो उसको रिपेयर करना। अगला है फटके सहने वाला। ठीक है, और नेक्स्ट दिया हुआ है भोजन एकत्रित करने वाला, यानी कि फूड को इकट्ठा करने वाला। तो एनर्जी उपलब्ध हमें एनर्जी किससे मिलती है? एनर्जी मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। वो हमारी पहली यूनिट थी ना, उसी में। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं? हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर का काम करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बनाने और जोड़ने वाला पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है। अभी हमें क्या बताना है? प्रोटीन की अगर हम पहचान करनी है, हमें उसका टेस्ट करना है, तो इसमें से कौन से रिएजेंट की हेल्प से, कौन से एजेंट की हेल्प से हम उसको पहचान पाएंगे? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, फेलिंग विलयन, टॉलन अभिकर्मक, या मॉलिश अभिकर्मक। तो बता देती हूँ सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज होता है। ठीक है, अगर ये एक टेस्ट में होता है, टेस्ट का नाम याद होगा तो अभी तक आंसर याद आ गया होगा, मगर मैं बताऊंगी लेकिन लास्ट में। पहले बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। फेलिंग विलयन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स वाले चैप्टर्स की आपको वीडियोस देखना मेरी पड़ी हुई है, मैंने उनमें फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन के बीच में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव बताया हुआ है। ठीक है, फेलिंग विलयन जो होता है वो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क करता है, या फिर हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में फर्क करता है। इसका मतलब इसका प्रोटीन में कहीं नाम नहीं आया ना, तो प्रोटीन से इसका कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। अगला है टॉलन अभिकर्मक। टॉलेंस रिएजेंट का काम जो होता है बिल्कुल लगभग सेम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ होता है, जैसा होता है। ये भी एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क करता है, और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में फर्क करता है, तो ये भी नहीं है। अगला है मॉलिश अभिकर्मक। मॉलिश रिएजेंट जो होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की टेस्ट में यूज होता है। किसी भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए हम मॉलिश रिएजेंट का यूज करते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होने वाला है। अब इसका आंसर तो पता चल गया है कि ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल के प्रेजेंस में ही प्रोटीन का टेस्ट हो सकता है। ये टेस्ट जिसमें कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल यूज होता है उसे हम बोलते हैं ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। क्या बोलते हैं? ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। ये क्या होता है? हमारे अमाइनो एसिड्स की यानी कि प्रोटीन की प्रेजेंस को देखने के लिए
यूज़ किया जाता है टेस्ट, ठीक है। इसमें हम कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराते हैं और एक येलो कलर का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। वो उसमें क्या होता है, जो एरोमेटिक पार्ट होता है उसका नाइट्रेशन होता है, ठीक है। अगर इसको स्पेसिफिकली बोले हम तो इसका यूज़ हम करते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए, जिसमें कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, उन्हें बोलते हैं एरोमेटिक, ठीक है। तो इसमें जो एरोमेटिक पार्ट होता है वो येलो कलर का प्रोडक्ट फॉर्म करता है, उसका नाइट्रेशन होता है। नाइट्रेशन यानी कि NH2 ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, NH2 ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये होता है हमारे एरोमेटिक पार्ट में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शांत नाइट्रिक अम्ल, और इस टेस्ट को बोलते हैं हम ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA की डबल हेलिक्स संरचना किस निम्न वैज्ञानिक ने दी। हमें बताना है कि DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। RNA का कैसा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हमने पढ़ा था, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। RNA का कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। जबकि जो DNA का होता है, DNA का जो होता है वो होता है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह से। DNA का होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। DNA की इस तरह से हमने वो DNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, इसमें डबल हेलिक्स है तो इसको बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और RNA का होता है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले इस मतलब ये जो इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था, हमें ये पूछा गया है। तो नाम दिए हुए हैं मार्कोनिकॉफ, वॉटसन एंड क्रिक, डी ब्रॉगली, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है DNA का उसे दिया था हमारे साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते भी हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो है ही और इसे हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है अमीनो अम्ल में निम्न समूह होता है। हमसे पूछा गया है अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, NH2 ग्रुप होता है, NH2 और COOH दोनों ही होते हैं, या फिर केवल COOH ग्रुप होता है, या कोई नहीं होता है। मुझे नहीं लगता है कि हमें इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने अमीनो एसिड्स के बारे में बहुत अच्छे से बहुत कुछ पढ़ लिया है। ऐसे कार्बन जिनमें कि COOH और NH2 यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट हो, उन्हें हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। यही तो बताया मैंने, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमें पता है, इसमें ये वाला ग्रुप भी है, ये वाला ग्रुप भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, NH2 समूह व COOH समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रोटीन की हेलिकल संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है। यानी कि प्रोटीन का भी हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हमने देखा है, तो वो जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी दो टाइप के होते हैं, अल्फा स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो जो हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसको स्टेबिलिटी यानी वो किससे रुका हुआ होता है। अगर उसमें हेलिक्स बन रहे हैं तो वो किसकी वजह से बन रहे हैं, कौन से बॉन्ड की वजह से, पेप्टाइड बंध की वजह से, डाईपेप्टाइड बंध की वजह से, वॉन डेर वाल्स बल की वजह से, या फिर हाइड्रोजन बंध की वजह से। अभी यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमने देखा जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपस में किस बंध से बंधे होते हैं, पेप्टाइड बंध से। यही बोला ना, प्रोटीन बंधे होते हैं पेप्टाइड बंध से। पर जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ पे हमें प्रोटीन नहीं पूछा गया है, हमसे कुछ और भी कहा गया है। क्या कहा गया है, हेलिकल बंध, हेलिकल संरचना, यानी प्रोटीन की हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है। जो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, हेलिकल स्ट्रक्चर भी बनता है। तो पूछा गया है वो हेलिकल स्ट्रक्चर किस बॉन्ड से स्टेबल होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें जो होता है एन टर्मिनल होते हैं, ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे अगर यहाँ पे प्रोटीन कोई भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इधर वाला अगर कोई हेलिक्स है और यहाँ पे H प्रेजेंट है, तो इनके बीच में
हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मिलती है। तो यानी जो प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टेबल होता है। ध्यान रखेंगे प्रोटीन किससे मतलब किस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, पर जो उनका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो किस बॉन्ड से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन का जो यूज होता है हम किस तरह से करते हैं, भोजन के रूप में यानी कि खाने में यूज करते हैं, कपड़ों के रूप में कपड़ों में यूज करते हैं, एंजाइम के रूप में, या फिर सभी रूपों में। तो अभी इसमें जो दो ऑप्शन है वो हमें क्लियर होंगे। खाने में तो हम यूज करते ही हैं कि प्रोटीन हमारे बहुत इसेंशियल फूड होता है, और हमारी जो बॉडी होती है वो हमारे प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं कर पाती है। मतलब सिंथेसिस क्या, जो हमें ज़रूरत होते हैं वो सिंथेसिस नहीं कर पाती है। तो उसके लिए हम अपने उसे फूड में इन्वॉल्व करते हैं, और फूड को जब इनटेक करते हैं तो हमें प्रोटीन मिलता है। यानी प्रोटीन हमारे खाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है और हम उसमें यूज़ भी करते हैं। अगला थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एंजाइम के रूप में। अब एंजाइम के रूप में यूज़ होते हैं कौन से प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन से दो टाइप्स होते हैं, फाइब्रस, ग्लोबुलर। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे एंजाइम्स का काम करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन को हमने एंजाइम्स के रूप में भी देख लिया। अगला है कपड़ों के रूप में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे जो रेशमी कीड़े होते हैं जिनसे हमें रेशम मिलता है, या फिर जो हमारी भेड़ का ऊन होता है, उनमें भी प्रोटीन का अमाउंट प्रेजेंट होता है। यानी हम कपड़ों के रूप में भी यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सभी रूपों में। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सभी रूपों में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोटीन का स्कंदन है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। स्कंदन मतलब कोगुलेशन होता है, तो प्रोटीन का कोगुलेशन बताना है। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रोजनेशन, विघटन या फिर विअमीनीकरण या फिर विकृतीकरण। तो हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। विकृतीकरण मतलब क्या होता है, डीनेचुरेशन। अब आंसर पता चल गया होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकृतीकरण, डीनेचुरेशन। तो प्रोटीन का स्कंदन या फिर कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, डीनेचुरेशन या फिर विकृतीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को निर्धारित करने वाला बंध है। अभी मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन आया था ना अभी कि प्रोटीन की हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसे किससे स्थायित्व मिलता है, उसे कौन स्टेबल करता है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अभी भी मैंने उसमें आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें हेलिक्स पाए जाते हैं, बताया मैंने। ठीक है, उसमें भी कौन से होते हैं, अल्फा हेलिक्स या और बीटा प्लीटेड। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होते हैं ये दोनों टाइप्स, और यही हेलिक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। ये हेलिक्स किसकी वजह से बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से बनते हैं। तो इसका आंसर तो पता होगा अभी सबको कि द्वितीयक संरचना यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस बंध से होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक या फिर हाइड्रोजन बंध। तो इसके मुझे लगता है ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बंध। मैंने इसके आपको बना के दिखाया जाता है कि हेलिक्स होते हैं और इनके जो नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अच्छा, बार बार हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है बीच में, तो मे बी आप भूले नहीं हो। हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारे 3 एलिमेंट, फोन, कौन कौन से एलिमेंट, फोन याद रहेगा ना, फोन तो सबको याद रहता है। फोन 3 एलिमेंट है, कौन सा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कौन से 3 एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 3 एलिमेंट जब हाइड्रोजन के कांटेक्ट में होते हैं उसके साथ इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, कह सकते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं। जब ये तीनों एलिमेंट हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जो 3 एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और ये हाइड्रोजन के साथ अपना जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, अमीनो अम्ल किसके जल अपघटन से प्राप्त होता है। अमीनो एसिड हमें जल अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस, तो अमीनो एसिड हमें किसके हाइड्रोलिसिस से मिलता है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या पढ़ा, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं
प्रोटीन की, यानी अमीनो एसिड्स मिल करके प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, यही तो बोला। अब अगर हम जैसे कि मैं ये बोलूँ 2 + 2 + 2 = 6, यही तो है। अब यहाँ पे ये 2 का काम कौन कर रहे हैं? अमीनो एसिड्स। ये 2 का काम कौन कर रहे हैं? अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड ने मिलके ये बनाया प्रोटीन। ये 6 कौन है? ये हमारा प्रोटीन है। कौन है? प्रोटीन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 का काम कौन करेंगे? अमीनो एसिड। यानी कि ये छोटे छोटे यूनिट्स मिलके एक बड़ी यूनिट बनाएंगी। यानी 2 ने मिलके 6 बनाया, बड़ा हुआ 2 से, ये हो गया हमारा प्रोटीन। क्या हो गया? प्रोटीन। तो यानी कि जब हम इंडिविजुअल को जोड़ेंगे तो हमें एक प्रोटीन मिलेगा। अब अगर हमारे पास 6 दिया हो तो क्या हम इसे 2 + 2 + 2 में नहीं तोड़ सकते? हम इस 6 को तो 2 + 2 + 2 में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना। तो यानी कि इस प्रोटीन को जब हम तोड़ेंगे तो हमें फिर से क्या मिल जाएंगे? हमारे अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है अभी क्लियर हो गया होगा। जब हम प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो हमें मिलते हैं अमीनो एसिड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है समविभव बिंदु व पीएच है। समविभव बिंदु मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, पीएच है जिस पर कि क्या होता है? हमारा अमीनो एसिड एसिडिक होता है। हमें बताना है क्या पीएच पे हमारा अमीनो एसिड एसिडिक होता है, अमीनो एसिड बेसिक होता है, क्षारीय होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या फिर उभयनिष्ठ आयन धन आवेशित होता है। उभयनिष्ठ आयन मतलब ज्वेटर आयन। ठीक है, तो उभयनिष्ठ आयन हमारा धन आवेशित होता है, या फिर उभयनिष्ठ आयन पर कोई आवेश नहीं होता है, या फिर जो हमारा ज्वेटर आयन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे हमारा जो ज्वेटर आयन होता है, उभयनिष्ठ आयन होता है, वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उभयनिष्ठ आयन पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कौन सा बंध प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। प्रोटीन में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस बॉन्ड से बने हुए होते हैं, वो किससे स्टेबल होते हैं, ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं सहसंयोजक, हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, या फिर उपसह संयोजक बंध। तो इसका आंसर पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इससे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बंध। यानी हाइड्रोजन बंध की हेल्प से हमारे प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइसिन तथा एलेनिन से कितने डाइपेप्टाइड बनाए जा सकते हैं? ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, हमारा एलेनिन एक अमाइनो एसिड है। हमसे पूछा गया है इनसे कितने डाइपेप्टाइड बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं? डाइपेप्टाइड। तो ऑप्शन दिया हुआ है 4, 3, 2, 1। तो इसको मैं बता रही हूँ, ऐसा हो सकता है या तो दोनों ही हमारे ग्लाइसिन आपस में रिएक्ट करके एक डाइपेप्टाइड बना लें, ग्लाइसिन ग्लाइसिन मिलकर डाइपेप्टाइड बना सकते हैं। इसका तो हमने एग्जाम्पल देख लिया है, ग्लाइसिन ग्लाइसिन को मिला के हमने एक डाइपेप्टाइड बना लिया था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ग्लाइसिन पहला ग्लाइसिन रिएक्ट कर जाए और दूसरा एलेनिन बनाए एक पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है या तो पहला एलेनिन हो दूसरा ग्लाइसिन हो, ऐसा भी हो सकता है। और चौथा होता है या तो पहला भी एलेनिन हो दूसरा भी एलेनिन हो। तो क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों ही ग्लाइसिन हो, या तो एक ग्लाइसिन हो एक एलेनिन हो यानी दूसरा एलेनिन हो, या तो पहला एलेनिन हो दूसरा ग्लाइसिन हो, या फिर दोनों ही एलेनिन हो। ये 4 पॉसिबिलिटी होती हैं। इन 4 तरीके से हम डाइपेप्टाइड बना सकते हैं ग्लाइसिन और एलेनिन से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 डाइपेप्टाइड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सी टर्मिनल समूह की पहचान करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, सी टर्मिनल
समूह, यानी प्रोटीन में सी टर्मिनल समूह होता है वो बताना है। सबसे पहले क्या बताना चाहिए कि सी टर्मिनल क्या होता है। देखो, एक पेप्टाइड होता है, ठीक है, पेप्टाइड होता है, इसमें 2 एंड होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 2 एंड होते हैं, 1 एंड और 2 एंड, 2 एंड होते हैं ना, इस पेप्टाइड में 2 एंड होते हैं, ठीक। अब जिस एंड पे अमाइनो ग्रुप फ्री होता है, जिस एंड पे अमाइनो ग्रुप फ्री होता है, जिस एंड पे फ्री अमाइनो ग्रुप होता है, उस एंड को हम बोलते हैं एन टर्मिनल रेजिड्यू। उस एंड को क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल। क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल। जिस एंड पे हमारा फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जिस एंड पे फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, ठीक है, वो एंड होता है हमारा सी टर्मिनल। वो क्या होता है, सी टर्मिनल। तो अब सी टर्मिनल तो क्लियर हो गया होगा। एक पेप्टाइड में 2 एंड होते हैं, पहला एंड दूसरा एंड। अब जिस एंड पे अमाइनो ग्रुप फ्री होता है वो होता है एन टर्मिनल, और जिस एंड पे कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है उसे बोलते हैं सी टर्मिनल, ठीक है। अब बोला गया है इसकी पहचान करने के लिए हम इनमें से किस मेथड का प्रयोग करेंगे या किस विधि का, तो सेंगर विधि का, एडमन विधि का, निनहाइड्रन अभिक्रिया का, या फिर हाइड्राजीन के साथ क्रिया कराएंगे। इन चारों में से किसके साथ कराएंगे, तो अब हम देख लेते हैं। मैं ये रेस कर रही हूँ, ये क्लियर हो गया होगा। जिसमें कि फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसको बोलते हैं सी टर्मिनल, और जिसमें फ्री अमीनो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एन टर्मिनल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये जो सेंगर विधि होती है, ठीक है, ये जो सेंगर विधि होती है ये किस लिए यूज की जाती है, ये यूज की जाती है किसी डीएनए में, किसी पीस ऑफ डीएनए, यानी कि कोई डीएनए का पीस है तो उसमें न्यूक्लियोटाइड जो बेस होते हैं, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, हमने पढ़े हैं। न्यूक्लियोटाइड जो बेस होते हैं उनकी सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए, उनकी सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए इस सेंगर विधि का यूज किया जाता है। सेंगर विधि का यूज किस लिए किया जाता है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बेस की जो सीक्वेंस प्रेजेंट होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सेंगर विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एडमन विधि। अब एडमन विधि क्या होती है, ये अमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट करती है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट करती है, उनके साथ रिएक्ट करती है, पर ये किधर से करती है, ये करती है एन टर्मिनल से। ये किधर से करती है, एन टर्मिनल से। किधर से करती है, एन टर्मिनल से। अब अगला है निनहाइड्रन अभिक्रिया, यानी कि निनहाइड्रन टेस्ट। निनहाइड्रन टेस्ट में क्या होता है, ये अमाइनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मैं कहीं और लिख देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। एक सेकंड, ठीक है। निनहाइड्रन टेस्ट या निनहाइड्रन अभिक्रिया, ठीक है। तो निनहाइड्रन अभिक्रिया में क्या होती है, ये रिएक्ट करते हैं अमाइनो एसिड से। किससे रिएक्ट करते हैं, अमाइनो एसिड से रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ये प्रोडक्ट जो होता है ये होता है पर्पल कलर का। ये प्रोडक्ट किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। ये जो पर्पल कलर का प्रोडक्ट होता है इसे हम बोलते हैं रूहेमैन्स पर्पल। इसे क्या बोलते हैं, रूहेमैन्स पर्पल बोलते हैं, ठीक है। तो निनहाइड्रन टेस्ट इसलिए यूज करते हैं। अब हमसे पूछा गया था सी टर्मिनल से क्या कौन से रिएक्ट करते हैं, तो सी टर्मिनल से जो रिएक्ट करते हैं, तो सी टर्मिनल के साथ टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, इंसुलिन में अमाइनो अम्लों की संख्या होती है।
इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 2 होते हैं, 574 होते हैं, 10 होते हैं, 51 होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 51। इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल की न्यूनतम विलेयता किस पर होती है? अमीनो एसिड्स की जो सबसे लीस्ट सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पर होती है? pH 3 पर होती है, pH 10 पर होती है, pH 7 पे होती है, या फिर समविभव बिंदु यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समविभव बिंदु। इसी के साथ ये हमारे 42 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।